नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत गौतम बुद्ध पर आधारित हर पहलू पर आप तक हम विशेषज्ञों द्वारा या आदरणीय भंते जी द्वारा आपको जानकारी पहुंचाते हैं। और आज इसी क्रम में हम आप तक वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में, जो बिहार में स्थित है, उसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। और इस जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेशों के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, आपने समय निकालकर हमारे दर्शकों को अपनी शुभकामनाएं दी, अपने आशीर्वाद दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने मेन विषय पर आते हैं। कृपया उसके बारे में हमारे दर्शकों को उच्च जानकारी दें या प्रमुख जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में। भारत एक ऐसा देश जो पहले से ही ईश्वर गुरु का दर्जा लिए हुए हैं, और हम देखते हैं कि उसको कैसे शुद्ध गुरु बनाया गया, उसमें किन किन विश्वविद्यालय का योगदान है। तो आप देखते हैं कि वल्लभी विश्वविद्यालय जो कि प्राचीन विश्वविद्यालय था, और वहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से हर चीज़ की शिक्षा देने का काम किया जाता था। यह हम देखते हैं कि जो वर्तमान का भावनगर है, इस जिले में प्राचीन काल में मैत्रक राजधानी हुआ करती थी। और जैसे अब सौराष्ट्र प्रदेश है गुजरात में, वहाँ पर ये स्थापित किया गया था। गुप्त राजाओं ने भी काफ़ी इसके लिए मदद की थी। तो इस तरह से यह विश्वविद्यालय एक निर्माण हुआ जहाँ पर हीनयान की खास करके पढ़ाई की जाती थी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का एक, या बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को इस विश्वविद्यालय के माध्यम से विशेष तौर पर प्रचारित करने का काम यहाँ पर किया जाता था। कुछ ग्रंथों के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से, जैसे कि हम जानते हैं कि हेनसांग यहाँ पर आए थे, फाहियान यहाँ पर आए थे, इसिंग भारत में आए थे, जो कि चाइनीस यात्री थे। उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर के अध्ययन करते हुए कुछ खास प्रमुख स्थानों का बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने वर्णन किया। जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस विश्वविद्यालय में लगभग भिक्षुओं के रहने के लिए 100 बुद्ध विहार निर्माण किए गए थे, और यहाँ पे लगभग 6000 विद्यार्थी यहाँ पर रहते थे। और ये 6000 विद्यार्थी बड़ी अच्छी तरह से गहनता से अध्ययन करते थे। यहाँ के उस समय के तत्कालीन जो आचार्य थे, जिसका नाम दीपंकर है, वो दीपंकर जो आचार्य थे, वो अपने शिष्य को काफ़ी अच्छी तरह से देख रेख करते थे या उन्हें पढ़ाने का काम करते थे। और बहुत ही गहराई से यहाँ पर अलग अलग शास्त्रों में अध्ययन कराया जाता था, जैसे कि नीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, विज्ञान है, और चिकित्सा है, या और भी मनुष्य से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी बातें जहाँ पर ये शिक्षा देने का काम किया जाता था। और ये 6000 ये जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, चूँकि यहाँ पे दीक्षा लेकर अध्ययन करना अनिवार्य था। यदि वो जो दीक्षा नहीं ले सकते थे, वो बिल्कुल भी यहाँ पर उनके लिए प्रवेश नहीं था। तो प्रवेश की प्रक्रिया भी बड़ी कठिन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी देश और विदेश से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे।
वस्त्र, अन्न, निवास, दवाइयाँ और अन्य सामग्रियाँ जो विद्यार्थी को लगती है वो सभी मुफ्त में दी जाती थी। विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं ली जाती थी। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता हमें इन विश्वविद्यालय की देखने के लिए मिलती है। और इस विश्वविद्यालय में वह दीक्षित होकर पढ़ना, बौद्ध भिक्खु जब पढ़ते थे, दीक्षा लेकर पढ़ते थे, तो वह अपने नियमावली का ठीक तरह से आचरण करते थे। आप देख सकते हैं कि प्रातःकाल ही विद्यार्थी को उठना होता था, ध्यान करना अनिवार्य था, वंदना करना अनिवार्य था और अपने परिसर की खुद ही साफ सफाई करना अनिवार्य था। और वो खुद ही वह स्वावलंबी हुआ करते थे, क्योंकि उनके लिए वह खुद के कार्य करने के लिए खुद ही जिम्मेदार रहते थे। इसलिए वे सभी के सभी दूसरों पे डिपेंड नहीं बल्कि खुद ही सेल्फ डिपेंड हुआ करते थे और तभी वो अच्छी तरह से मजबूत हुआ करते थे। अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान उनको कई दिनों तक कराया जाता था और जब वो लंबे समय तक ज्ञान अर्जित करते थे तो उस ज्ञान की वजह से ही हम देख पाते कि वह किस तरह से अपना उत्थान कर रहे थे, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे। ये चीज़ें उस काल में हमें बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलती रहती है। और यह विश्वविद्यालय जो कि वल्लभी, जो हीनयान बौद्ध धर्म यानी जिसे तथागत की मूल शिक्षा कहते हैं, मूल शिक्षाओं का अध्ययन करना यहाँ की एक विश्वविद्यालय की खासियत थी। और ये विश्वविद्यालय दुनिया भर में अपने शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए दूर दूर के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। तो भारत का एक ऐसा कोना जो आप देख सकते हैं कि गुजरात, सौराष्ट्र, जहाँ पर भावनगर वर्तमान का है, उस काल में वल्लभ यानी वल्लभ और भी बाद में भी ऐसा स्थान उस काल में था और जहाँ पर ये स्थापित किया गया था। कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि पाल लोगों ने भी, पाल राजाओं ने भी इस विश्वविद्यालय को काफ़ी कुछ मदद की और उसे विकास करने के लिए या उसे विकसित करने के लिए काफ़ी कुछ वो मदद करते हैं, तभी ये विश्वविद्यालय खड़ा होता है। अब सोच सकते कि जहाँ पर सब बुद्ध विहार है, वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई थी और ये परिसर भी काफ़ी बड़ा परिसर है जो कि अभी तो अवशेष के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन प्राचीन काल में जैसा ये अपनी स्थिति में था उस समय काफ़ी बड़ा परिसर था, एक वृहद भूभाग था। और यहाँ पर भी वह जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे तो वह एक पढ़ाई के पूर्ण होने के बाद, अपनी अंतिम परीक्षा देने के बाद वह एक कंप्लीट नॉलेजेबल, जिसे कहा जाता है अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला विद्यार्थी वहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए ऐसे विश्वविद्यालय जो भारत की अपनी गरिमा को या भारत की संस्कृति को, भारत के कल्चर को उन्होंने विकसित करने का एक बड़ा काम किया, जो हमें कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो उस काल में उसी विश्वविद्यालय के माध्यम से होते हुए दिखाई देता है। क्योंकि शिक्षा से ही एक मनुष्य के जीवन काल में एक बड़ा परिवर्तन आता है, शिक्षा से ही ज्ञान में वृद्धि होती है, शिक्षा से ही मनुष्य वह क्रियाशील बनता है, शिक्षा से ही मनुष्य वह गतिमान होते रहता है। इसलिए शिक्षा मनुष्य के जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है, यह जानते हुए उस काल के तमाम राजाओं ने यह एक शिक्षा के केंद्र बनाए। सम्राट अशोक के बारे में खास करके लिए कहा जाता है कि वह अधिकतर विहारों का निर्माण करके वह उसे शिक्षा के केंद्र में तब्दील कर देते। इसलिए वल्लभी यह एक महाविहार था और बाद में कालांतर में इसको विश्वविद्यालय बनाया गया, इसलिए वह वल्लभी विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह सभी के सभी आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से शिक्षा पद्धति का क्रियान्वयन किया जाता था, क्योंकि क्रियान्वित करना ये कोई साधारण कार्य नहीं है। जहाँ पर एक साथ 6000 विद्यार्थी रहते हों और उसे मैनेज करना, उनके खान पान का प्रबंध करना, उनकी शिक्षाओं का प्रबंध करना, वैसे ही आचार्यों की भी संख्या कोई कम नहीं थी। आचार्य भी बड़ी संख्या में यहाँ पर निवास करते थे। जब आप वल्लभी को देखेंगे तो वल्लभी भी जो है एक
रेसिडेंशियल या आवासीय विश्वविद्यालय था। अर्थात यहाँ पर अध्यापक और विद्यार्थी भी साथ साथ रहा करते थे उसी परिसर में। और ये जब वो रहते थे तो उनके पास फुल टाइम जिसे कहा जाता है, यानी भरपूर समय जिसे कहा जाता है, वो मिलता था उनको अध्ययन करने के लिए, तैयार होने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। और एकाग्र चित्त से वह सभी के सभी विद्यार्थी अध्ययन करते थे, क्योंकि वो बौद्ध भिक्खु थे। और बौद्ध भिक्खु अध्ययन करके वह दूसरी जगह में वह जब खुद तैयार हो जाता था तो लोगों को शिक्षा देने का काम करता था। यानी एक विश्वविद्यालय न जाने कितने सारे शिक्षा के केंद्र को तैयार किया, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ से जो विद्यार्थी है वो पढ़ने के लिए दूर दूर तक गए। और जब खुद ही तैयार हुए तो उन्होंने दूसरों को भी पढ़ाने का काम किया। इसलिए इन शिक्षाओं के बारे में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि तथागत गौतम बुद्ध की ये शिक्षा, जो कि मनुष्य के उत्थान के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के सुख के लिए, मनुष्य की शांति के लिए है। लेकिन जब तक खुद मनुष्य अपने जीवन काल में वह तैयार नहीं हो जाता, तब तक वह कैसे दूसरों को वह ज्ञान देगा, प्रकाशित करेगा। तो यहाँ सबसे पहले तो स्वयं को और यहाँ के विद्यार्थी को, चूँकि वो बौद्ध भिक्खु थे, उन्हें सील का पालन करना अनिवार्य था, सदाचरण का पालन करना अनिवार्य था, नैतिकता का पालन करना अनिवार्य था। ये उसकी सबसे बड़ी बात देखी जाती थी। और इसलिए कहा जाता है कि जब मनुष्य दीक्षित होकर पढ़ता है या भिक्खु होकर पढ़ता है तो उसकी सोच, उसका चिंतन, उसकी बुद्धि बाकी की तुलना में वह अधिक अच्छी देखी जाती है, बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वह लगातार एक ही काम करते हैं। तो पठन एवं पाठन का काम जो है वो बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पर होता था। आप सोच सकते हैं कि विज्ञान, कला, साहित्य और चिकित्सा और जो मूल सिद्धांत है इसका अध्ययन करना, अध्ययन करने के बाद उसे बड़ी अच्छी तरह से उसको पास करना, अर्थात यहाँ पर परीक्षा भी ली जाती थी विद्यार्थियों की। बड़ी कड़ी परीक्षाओं में वह विद्यार्थी सफल होते थे। शुरुआती इसकी बड़ी कठिन परीक्षा से होती थी, तो बाद में तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वह विद्यार्थियों को एक तैयार किया जाता था अलग अलग क्षेत्रों के लिए। और जब वो तैयार होते थे तो वही कालांतर में वह मानव कल्याण के लिए स्वयं भी काम करने पर जोर दिया करते थे। तो एक कुशल नेतृत्व की भावना वो यहाँ पर सीख जाता था, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता था, पर्सनालिटी पूरी तरह से उसकी डेवलप हुआ करती थी और हर एक विषय का ज्ञान रखने वाला बनता था। क्योंकि जब मनुष्य हर एक विषय का ज्ञान रखने वाला होगा तो वह किसी से भय नहीं खा सकता। मनुष्य ज्ञान के अभाव में भय खाता है, लेकिन जब वो ज्ञान होता है तो वह किसी से भय नहीं खाता। यह उसके जीवन में एक बड़ी शक्ति होती है, वह है ज्ञान की शक्ति। जिसे कहा जाता है कि राजा तो अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति वो सर्वत्र पूजा जाता है। इसलिए इन ज्ञान के जो केंद्र थे, प्रचार प्रसार करने के जो केंद्र थे, चूँकि विश्वविद्यालय तो वह कई गांवों पर निर्भर हुआ करता था, राजाओं पर निर्भर हुआ करता था, और वो जो लोग हैं उनको दान लाकर भी देते थे। दान से यहाँ पर रहने वाले बौद्ध भिक्खु जो कि विद्यार्थी थे उनका भरण पोषण होता था, प्राध्यापकों का उनका भरण पोषण होता था, और वे सामूहिक भोजन करने पर जोर देते थे। बस सभी के सभी समूह में रहते थे। ऐसा कोई नहीं देखेंगे जहाँ पर समूह में जो है वो नहीं रहते। वहाँ पर सभी कुछ समूह में होता था और वह उसी के आधार पर अपने जीवन को जिया करते थे। तो यह एक बड़ी ही गहरी और चिंतन करने की जो पद्धति थी वह हमें वल्लभी विश्वविद्यालय के माध्यम से देखने के लिए मिलती है। यहाँ पढ़ने वाला हर एक बौद्ध भिक्खु जो अपने आप में एक ज्ञानवान था, गुणवान था, शीलवान भी था, और वो इसी के माध्यम से जगह जगह जा कर के वह अपने इस ज्ञान को बताने की कोशिश करता था। लेकिन वह
अंतिम प्रक्रिया थी। शुरुआत की प्रक्रिया अध्ययन करना, उसे प्रैक्टिस में लाना, उसे यथार्थ में उतारे रखने पर जोर देते रहना, ये सबसे उनका प्रमुख लक्ष्य हुआ करता था। और इसलिए वल्लभी जैसे शिक्षा के केंद्र को उस काल के बहुत सारे लोगों को लगता था कि नहीं, ये शिक्षा के केंद्र जो कि यह अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, इसलिए लोग उनसे आकर्षित भी होते रहते हैं। इसलिए इस वल्लभी विश्वविद्यालय ने दुनिया में अपनी एक बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, तो वैसे ही वल्लभी विश्वविद्यालय जो कि उसका नाम पूरी दुनिया में बड़ा फैला रहा था, क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थी अधिक संख्या में पढ़ करके वह अपने जीवन को अच्छा बनाते थे, क्योंकि ज्ञान के बिना तो मनुष्य का जीवन अधूरा है। और यहाँ पर पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी अपने आप में ही वह एक श्रेष्ठ था, एक ज्ञानी था, बुद्धिमान था, और वह बुद्धिमान के साथ साथ संस्कार को भी अपनाता था, क्योंकि बिना संस्कार के तो मनुष्य कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये शिक्षा पद्धति जिसे हम गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं, वो यहाँ हमें देखने के मिलती कि शिष्य और आचार्य एक साथ रह करके अध्ययन अध्यापन का कार्य करना, और वो लोगों के भोजन पर, लोगों के वस्त्र पर, लोगों के अन्न पर, सभी प्रकार की चीज़ें वो दान में दे करके वह पूरी तरह से उन्हें एक अच्छी तरह से बनाने के लिए पूरी तरह से मदद करने की भावना उस समय के लोगों में इस विश्वविद्यालय के प्रति देखने के लिए मिलती है। बाद में आप देखते हैं कि ये जब विश्वविद्यालय इतने विकसित हो रहे थे, यहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य भी अच्छी तरह से चल रहा था, ज्ञान विज्ञान का कार्य भी अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन बाद में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसे लोगों को लगता था कि नहीं, तो इसे भी धीरे 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 नष्ट किया गया। 100 बौद्ध मठ, बुद्ध विहार, जहाँ पे रहने वाले 6000 भिक्खु, आप सोच सकते हैं कि ये कोई साधारण नहीं था। 6000 एक नगर के समान होता है, एक नगर के समान बना हुआ परिसर, जहाँ पर सभी प्रकार के कला कौशल्य सिखाया जाता है, निपुण किया जाता है, पारंगत बनाया जाता है। फिर कालांतर में आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने इसको धीरे 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 नष्ट करने के लिए भी प्रयास किया। चूँकि ये तो बड़ा अच्छा काम था, मानवता का काम था, शिक्षा का और ज्ञान का काम था, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, फिर कुछ लोग उसके विरोध में भी हो जाते हैं। तो ऐसे बख्तियार खिलजी, जैसे आपने नाम देखा है, नालंदा विश्वविद्यालय को भी उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि भारत के अंदर में जो वैचारिक मतभेद हैं, उस वैचारिक मतभेद की वजह से कहीं ना कहीं से नष्ट करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो यही वल्लभी जो कि बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जहाँ पर मानवता के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करने पर जोर दिया जाता था, अलग अलग शिक्षाओं को दिया जाता था उनको प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी भी बड़ी लगन से अध्ययन करने के बाद वो सोचते थे कि मुझे यहाँ आकर बुद्धिमान बनना है, अच्छा बनना है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इस पर वह अधिक जोर देते हुए अपने प्रयास में लगे रहते थे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में रहकर वह कैसे नियंत्रित किया जाएगा, लेकिन वह आचार विचार, अनुशासन, सिद्धांत ही हैं जो इतनी संख्या में रहने के बाद भी उन्हें अनुशासित रख करके नियंत्रित किया जा सकता है। उस समय ये काम हुआ वल्लभी में कि अनुशासन इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी नींव हुआ करती थी, क्योंकि अनुशासन के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो ये बौद्ध विश्वविद्यालय जैसे कि कहा जाता है इन विश्वविद्यालयों को, तो वल्लभी विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा नींव था उसका, वो था अनुशासन का नींव, जिस पर वो टिक करती। और ये अनुशासन से ही विद्यार्थी बड़ी अच्छी तरह से वह तैयार होते थे, पारंगत होते थे, बहुत मन लगता था, और वह अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए वह लगातार प्रयास करते रहते थे। इसलिए यहाँ की एक नियमावली जो
नियमावली के वजह से ही यहाँ पे ठीक तरह से चीज़ों को जाना जाता है। यदि नियमावली नहीं तो आप देखेंगे कुछ भी संभव नहीं है। तो ये नियमावली के वजह से ही इन चीज़ों को जानना, समझना और वह जोर देते रहना। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों को इस विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रचारित करना, क्योंकि वह मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, उस पर वह अधिक जोर देने के लिए वह प्रयास करते रहते हैं। इसलिए मानवीय मूल्यों को सही मायने पे रोपित करने का काम वल्लभी विश्वविद्यालय के माध्यम से उस काल में किया जा रहा था। और तब से लेकर आज तक आप पाएंगे कि इन शिक्षा पद्धति का क्या मानव के जीवन में कोई योगदान है, तो देखा गया कि जरूर इस विश्वविद्यालय ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। इसकी शिक्षा पद्धति जो वर्तमान में शिक्षा पद्धति है, तो उस काल की इन शिक्षा पद्धति को जो हर एक व्यक्ति के जीवन काल में सरल रूप से जाना जा सके। आप देखेंगे कि जितना सरल शिक्षा पद्धति होगा उतना व्यक्ति जो है उसको जल्दी से ग्रहण कर लेता है। छोटी छोटी बातें जो मूल्यवान हैं उन पहलुओं को यदि हम जीवन में उतारते हैं तभी वह एक बड़ी व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इसलिए वल्लभी विश्वविद्यालय जो कि मनुष्य को, उसमें रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को एक अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाला व्यक्तित्व निर्माण करने पर बड़ा इसका प्रमुख योगदान देखने के लिए मिलता है। बौद्ध भिक्षु जो कि वह घर से प्रवज्जा ग्रहण करके निकलता है, और वह जब प्रवज्जा ग्रहण करता है और वह अच्छी तरह से बनता है तो आप देख पाएंगे कि यह प्रवज्जा में कितनी ताकत है, क्योंकि वह एक गृह त्यागी होता है। क्योंकि गृह त्याग करने के बाद जब वह ऐसे मठों में, बौद्ध विहारों में रहता है तो वह पूरी तरह से ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बनता है। इसलिए बौद्ध भिक्षु के बारे में कहा गया कि यहाँ पर पढ़ने वाले बौद्ध भिक्षु बड़े ही बुद्धिमान हुआ करते थे। वो बड़े अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान रखने वाला हुआ करते थे, इसलिए उनसे किसी भी प्रश्न को पूछा जाने पर वह आसानी से उसको बता सकते थे। इतनी शक्ति जो है वो हमें इसके माध्यम से देखने के लिए मिलती है। और ये ज्ञान, ये शक्ति हमें यह इस विश्वविद्यालय ने दी, जिसका नाम देखा हमने कि वल्लभी है। और वल्लभी विश्वविद्यालय ने कितने सारे बौद्ध भिक्षु निर्माण किए और वे सभी के सभी बड़े प्रचारक हुए, जिन्होंने समाज में जाकर के समाज के दुख दर्द को, समस्याओं को दूर करने का बड़ा काम किया। क्योंकि जब तक हम समस्या को दूर नहीं करते हैं, समस्या जैसी की वैसी बनी रहती है, लेकिन समस्या को यदि दूर करें तो वह समस्या दूर भी होती है। तो इसलिए यहाँ का पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी, हर एक मनुष्य अपने देश को ठीक करने के लिए, अपने देश को महान बनाने के लिए वह अपना सर्वोच्च त्याग करता था। और जब वो सर्वोच्च त्याग करता है तो आपने देखा होगा कि त्याग से मनुष्य स्वयं भी, और वह जिस जगह रखता है वहाँ भी वह कहीं ना कहीं महान बनता है। इसलिए यहाँ पे रहने वाले विद्यार्थी बड़े ही अच्छी तरह से जीवन को यापन करने वाले, त्याग करने वाले देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि बिना त्याग किए तो संसार में कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो स्वाभाविक है कि वल्लभी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला हर एक बौद्ध भिक्षु जो बड़ी अच्छी तरह से हर चीज़ को आत्मसात करके वह त्याग करके उन चीज़ों को सीखते रहता था, जानते रहता था, प्रशिक्षण लेता था। और यहाँ का प्रशिक्षण दीर्घ काल तक होता था। और जब दीर्घ काल तक प्रशिक्षण होने के बाद में वह पारंगत होने के बाद, विषय का ज्ञाता होने के बाद ही वह यहाँ से बाहर निकलता था। इसलिए इस विश्वविद्यालय का एक सबसे बड़ा काम था इंसान बनाकर उसे ज्ञानवान बनाना, ज्ञाता बनाना। जब तक विषय का तज्ञ नहीं रहेगा, उसका ज्ञाता नहीं रहेगा, तो वह कैसे चीज़ों को जान सकता है। उसके लिए दीर्घ अभ्यास करना उस विद्यार्थी का काम था, उस बौद्ध भिक्षु का काम था। और वे सभी के सभी जो कार्य है वो अपने से संपन्न कराते थे। उनका मुख्य उद्देश्य था कि अपने साथ साथ दूसरों की रक्षा करना, अपने साथ साथ दूसरों को महान बनाना, अपने साथ साथ दूसरों का उत्थान करना, अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण करना। ये
प्रमुख शिक्षाओं में से एक थी। इसलिए यहाँ पर कोई भी सेल्फिश नहीं बनता था। यहाँ जो भी बनता था वह दूसरों के कल्याण करने वाला, व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला ऐसा व्यक्ति तैयार होता था। इसलिए ऐसे बौद्ध विश्वविद्यालय वल्लभी जैसे, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं को विशेष तौर पर वहाँ पर अध्ययन के लिए रखा गया था। और वो अध्ययन आप देखेंगे तो ये कोई साधारण नहीं था। यह मनुष्य को तैयार करने वाला अध्ययन था, और नीतिमत्ता के बारे में कि हर एक आदमी नीतिवान हो सके, यह पूरी तरह से उसको तपाया जाता था, पक्का बनाया जाता था। और ये इसी परिसर में रह कर के जब वो पक्का बन जाता था तो स्वाभाविक है कि वो एक बार पक्का बन गया तो लगातार जो है वो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए या मानव के कल्याण के लिए अपना जीवन जो है वो कुर्बान कर देता था। हमेशा के लिए वह समर्पित हो जाता था। उसके मन में यहाँ पर पढ़ते हुए समर्पण की भावना अधिक देखने के लिए मिलती थी। वह पूरी तरह से डेडिकेट हो जाता था। उसे लगता था कि ये काम जो है वो बड़ा अच्छा है और मानवता का है। इसलिए वल्लभी विश्वविद्यालय, जो कि दुनिया का एक महान विश्वविद्यालय में से एक रहा है, जहाँ पर बौद्ध भिक्खु पढ़ करके वह आगे बढ़ते थे, ज्ञान अर्जित करते थे, जिसको हमने आज विस्तार से देखा है। आप सब लोगों ने सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। भवतु शुभ मंगलम। भंते जी, आपका मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद देने के साथ साथ आपने उन्हें विषय पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन इसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो जिज्ञासाएं हों, प्रश्न हो, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और आप प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है कि हम उन उत्तरों को देते हैं, या जो नए दर्शक आए उनके लिए भी हम आपको बताते चलें कि आप जो प्रश्न या अपनी जिज्ञासाएं हमें व्हाट्सएप पे और ईमेल पे भेजते हैं, उनके उत्तर हम विशेषज्ञों द्वारा या आदरणीय भंते जी द्वारा आपको सीधे तौर पर दिए जाते हैं। यह इसलिए भी किया गया है क्योंकि कुछ बहुत ही पर्सनल प्रश्न होते हैं, और साथ ही आपको इस प्रोग्राम में आपका समय बचे, इसलिए भी हम यह प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो